गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 11th हिंदी का पार्ट 2 मियां नसरुद्दीन। ठीक है, इसकी लेखिका है, इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। इनका जन्म, पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1925 गुजरात यानी पश्चिम बंगाल, पहले के समय की बात है, पश्चिम बंगाल जो अब पाकिस्तान में आता है। ठीक है। रचनाएं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम, ये उपन्यास है उनका। डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे आदि। सम्मान: साहित्य अकादमी सम्मान मिला था इन्हें, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिले थे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका बताना चाह रही कि मियां नसरुद्दीन नामक एक व्यक्ति के बारे में चित्रण किया गया है। इसमें वह व्यक्ति खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव आदि के बारे में बताया गया है कि वह कितने प्रकार की रोटी बनाने की कला में वह निपुण है। उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हुए उसके बारे में बताया गया है। और इनकी भाषा शैली, कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी है, अर्थात संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब उनकी रचनाओं में मौजूद है। किनकी रचनाओं में? कृष्णा सोबती की रचनाओं में। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अब यहाँ पे मियां नसरुद्दीन की बात हो रही है कि उनके नान भाइयों यानी उनके जो पकाने का ढंग है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। अब यहाँ पे लेखिका बता रही है कि वह एक मामूली सी दुकान के सामने आके खड़े होके देखती हैं कि वहाँ पे पटापट आटे का मतलब सनते हुए देखें। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े। तब लेखिका को पता चला कि वो नान बाई यानी मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटी बनाने के। मियां नसरुद्दीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी में मजे हुए कारीगर के तेवर। अब यहाँ पे लेखिका उनके बारे में बता रही कि मियां नसरुद्दीन किस ढंग के दिखते हैं। तो उनका चेहरा यानी कि जब उम्र हो दराज हो जाते हैं तो चेहरा क्या हो जाता है? लटक सा जाता है। उसके बारे में यहाँ पे लेखिका ने बताया है। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। ग्राहक, यहाँ गाहक लिखा है, गाहक से तात्पर्य ग्राहक यानी कस्टमर। समझकर मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। ठीक है। अब लेखिका बोलती है कि आपसे एक सवाल पूछना था। तो मियां नसरुद्दीन उन्हें अपने अंदाज में सिर हिलाते हैं और बोले, निकाले लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अब मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि यह तो क्या है? कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हो? कहीं खोज खबर लेने तो नहीं आए हो? हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मतलब यहाँ पे मियां नसरुद्दीन बता रहे हैं कि जो अखबार बनाने वाले हैं और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला मतलब दोनों को बेकार सोचते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। अब मियाँ से पूछते हैं कि आपने अनेक किस्म मतलब प्रकार की, तो अनेक प्रकार की रोटी बनाने का कहाँ से उपाय मतलब आपने तरीका कहाँ से सीखा? मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा?
क्या नगीना साज के पास या आईना साज के पास, या क्या मीना साज के पास, या रफूर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सिखा हमने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वहीं उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। अब यहाँ पे मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं कि हम ये सिर्फ ये रोटियां बना नान बाई का काम नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, और ये सब हमने अपने ख़ानदान से सीखा है, अर्थात अपने उस्ताद यानी अपने पिता से सीखा है। ठीक है, तो ऐसा मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। अब बता रहे हैं कि उनके पिता जो थे वह बहुत मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नान बाई गड़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन। अब उनके वालिद यानी उनके पिता के बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम था आला नान बाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? अब पूछते हैं उनसे कि आपको इन दोनों, मियाँ नसरुद्दीन से पूछते हैं कि आपको इनकी कोई नसीहत याद। नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। अब मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि काम करने से नसीहत मिलता है। ठीक है, बजा फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप यानी अपनी भट्टी की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कश खींचे। वो क्या पी रहे थे? वे हुक्का पी रहे थे, तो वे कश खींचते हुए बोले, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे तो बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द यानी शिष्य, शागिर्द का मतलब होगा शिष्य, उस्ताद मतलब गुरु, चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? तो मीर साहिब ने सिर हिलाया। अब यहाँ पे मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं कि गुरु जो सिखाएंगे शिष्य वही सीखते हैं। गुरु अगर सही शिक्षा देंगे तो सही शिक्षा प्राप्त करेंगे, अगर गुरु गलत रास्ते पर लेके जाएंगे तो शिष्य गलत रास्ते को ही चुनेगा। तो मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ इन तीनों क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। अब जो कल्लन के पोते थे वे उनके बचे खुचे दांतों से हंस दिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि कल्लन कौन है? उनके पिता के पिता। ठीक है, तो वे बता रहे हैं कि उनके बेटे लोग जब पढ़ाई के लिए मदरसा, जो मुस्लिमों का होता है मदरसा जहाँ शिक्षा दी जाती है, तो उसी स्थान पे गए तो वो पहली दूसरी सीधा कहाँ बैठ गए? तीसरी कक्षा में, और फिर हंसने लगे। तो इसी चीज़ को बताए, मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी में ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे साधे नान बाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब कि हम तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की शिक्षा हमें खाना पकाने की दी, अगर उस प्रकार की शिक्षा हमें पढ़ाई की भी देते तो हम भी उस कार्य में पूर्ण होते।
तो आगे मियाँ नसरुद्दीन जोश पे आ गए, हमने ना लगाया होता खुमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। अब बोल रहे हैं कि अगर हमने उस समय काम नहीं किया होता तो क्या आज हम आराम कर रहे होते। मियाँ को खुमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं। अब उनसे नया प्रश्न पूछा जाता है। मियाँ ने घूरा, बहु तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। तो बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था। अब उनसे नया प्रश्न पूछा जाता है कि वह पकवान क्या था जो ना आग में ना पके और ना पानी से बने। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। अब वे कह देते कि ये हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ना कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, अब उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि ऐसा क्या कौन सा पकवान है जो ना आग में पकता है और ना ही पानी से बनता है। तो इस बात पे मियाँ नसरुद्दीन बोलते कि ये तो मुझे ये मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बस मैं इतना जानता हूँ कि ख़ानदानी जो नान भाई होते हैं वो कहीं पर भी रोटी बना सकते हैं। और रोटी मतलब, और उन्होंने एक कहावत भी कहा कि रोटी बनाना उनके बुजुर्गों का कर्तव्य है, ठीक है, वो नए नए ढंग से बनाते हैं। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखिए कभी रोटी जनाब, पकती है आज से समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। आगे मियाँ नसरुद्दीन को बोलते कि रोटी क्या है, आग से पकती है। आँच यानी आँच, जब तक आप उसमें पैन नहीं रखेंगे या तवा नहीं रखेंगे तो उसमें रोटी आप पकाएंगे तो बिना तवा के क्या रोटी पक जाएगी? नहीं, पहले आप उसे थोड़ा सा तवे में रखने के बाद वो जब थोड़ा हल्का हल्का फूलने लगता है तब आप उसे गैस में आँच लेके या फिर कपड़े से दबा के उसे आप क्या करते हैं, फुलाते हैं, तब फिर वह रोटी क्या होती, परफेक्ट बनती है। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। तो आगे बताते कि मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे, उसमें भी अब क्या दे। 70 के हो चुके फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। अब वे बताते हैं कि उनके जो पिता थे वह कितने में हो गए, 80 में ही चले गए। अब पता नहीं हमें कितनी मोहलत मिली है। इस मजूमन पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के पास आपके बुजुर्ग ने काम किया। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले। अब मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं कि आप क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो, हमने बस कह दिया सो कह दिया। हम खिसियाने ही हंसे तो काफ़ी, जरा पर नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाने रहे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता जहाँपनाह, बादशाह सलामत ही ना। कौन से बादशाह? जफ़र की। मियाँ ने खींचकर फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? आप कहते हैं कि आपको क्या बादशाह के नाम चिट्ठी भेजना है, जो आप इतना पता कर रहे हैं। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता की ज़रूरी होती है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, अर्थात गुस्से में हो जाते हैं। और अपने कारीगर और कौन होंगे?
मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। अब लेखिका के मन में आता है कि जो मियाँ नसरुद्दीन है उसकी बातों को देखकर लगता है कि अब उनसे ना पूछा जाए कि उनके जीवन के बारे में। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, अर्थात शागिर्दी यानी शिष्य हैं, इन लोग शिष्य हैं, ठीक है। खाली शागिर्दी ही नहीं, साहिब गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजूमन में कोई दिलचस्पी बाकी ना रहती, अर्थात जो उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे उसमें उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, सिरमाल, तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा और हमें घूर कर कहा, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन से रोटियां पकते हैं। ये सारी रोटियों के नाम बताते हैं। तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। अब तुनकी जो है पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। महीन किसी दिन खिलाएंगे आपको। एक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, अर्थात उनके सामने अंधेरा छा गया और वह किसी याद में, मतलब कोई चीज़ उन्हें याद आ गई, ठीक है, तो वह अपनी उस याद को ताज़ा करने में लग गए। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निकली और हजम। अब बता रहे हैं कि उस समय बात ही कुछ और थी, पकाने वाले का भी कद्र किया जाता था, ठीक है, और जो कदरदान थे वह दोनों चीज़ों के बारे में जानते थे। परंतु आज के समय में जो भी तंदूर से निकलती है उसे लोग बाग तुरंत खा लेते हैं और हजम भी कर देते हैं। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है, मतलब रोटी बनाने की कला भी होती है, इसके बारे में मियाँ नसरुद्दीन शाह के द्वारा लेखिका यानी कृष्णा सोबती जी ने यह बताने का प्रयास किया उनकी कला को, ठीक है। रोटी बनाना भी एक कला है। कितने प्रकार की रोटी बनती है, इन सब के बारे में लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे हम प्रश्न अभ्यास में आते हैं। मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था। मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे स्वयं 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे, और वे सिर्फ रोटी बनाने की कला ही अपने शागिर्दों यानी अपने शिष्यों को, कारीगरों को सिखाते थे, बल्कि उन्हें अच्छे खासी मजदूरी भी देते थे। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह एक पत्रकार होने के नाते गई थी और वह अपने पत्रकारिता में क्या करना चाहती थी, मियाँ नसरुद्दीन के बारे में प्रकाशित करना चाहती थी कि रोटी बनाने भी एक कला है, ठीक है। उस कला को वह लोगों के सामने बताना चाहती थी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए खत्म होने लगी क्योंकि पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो मियाँ नसरुद्दीन थे उन्हें बादशाह का नाम याद नहीं था। दूसरा यह हो सकता है कि बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उनके खानदान के बारे में, क्योंकि उनका बार बार यही कहना था कि उन्होंने जो भी कला सीखा है वह अपने खानदान से ही सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख या मजमन ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर लेखिका उनसे उनकी रोटी बनाने की कला के बारे में, यह कला उन्होंने किनसे सीखी, ये सारी बातें पूछती हैं। पूछने के बाद लेखिका को लगता है कि अब इनसे हम नया प्रश्न पूछते हैं और वह प्रश्न है उनके बेटे बेटियों के बारे में। परंतु उनके चेहरे में दबे हुए अधड़ अर्थात उनके चेहरे में दबी हुई उदासी को देखकर लेखिका समझ जाती है कि मियाँ नसरुद्दीन बे औलाद हैं। तो वे क्या करती हैं, अब उनकी ज़िंदगी के बारे में ना पूछकर वह उनके कारीगरों के बारे में पूछती, उनके शागिर्दों के बारे में पूछती है। पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार बताया है कि वह क्या है, वह अपनी मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है और उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला
और उसने अपने खानदान के द्वारा महारत जो हासिल की उसके बारे में लेखिका ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।